Hello, everyone. Today we will discuss about roadmap of SAP और उसके अलावा जो आपके ट्रेनिंग का जो मेजर जो पार्ट है उसमें ये है कि वी हैव टू कॉन्फ़िगर मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या कुछ है? SAP S/4HANA, ERP, FI, CO एंड SCM ट्रेनिंग मैकेनिज्म। देखिए, एक लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स से कि आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है, कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद आप उन डिपार्टमेंट्स में ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हो। ऐसे ही बस एक चीज़ ये कि काइंडली ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया करें और मोस्टली आप मुझसे सवालात करें और उसके अलावा अगर आप सवालात नहीं करते तो फिर मैं आपसे जो भी क्वेरीज करता हूँ तो आप मुझे उसका आंसर कर दिया करो। उससे ये होता है कि आपकी जो पार्टिसिपेशन होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ऐसी हैं कि ये कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल इसमें है, इसमें कोई थियरेटिकल इन्वॉल्व भी नहीं है। अलबत्ता इसमें जो जो चीज़ें हमने स्टडी करनी है, जो भी हमने इसमें प्रैक्टिकली जिसको हमने इम्प्लीमेंट करने, वो कम्प्लीटली आपका लॉजिक्स पे डिपेंड करते हैं। सो आई होप कि आप सब पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे बाकायदा डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है। हर डिपार्टमेंट में स्पेशल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्म की जाती हैं। फिर सर्वर सिस्टम होते हैं, फिर सर्वर सिस्टम में डेटा को जो है रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उस डेटा को आगे फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था, और इंटरेस्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इस फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना कोई भी डिपार्टमेंट जो है ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए कंपलसरी है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से हर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल लें और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करें। सेकंड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी कंपलसरी है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट्स की सुपरविजन करनी है तो फाइनेंस को भी हर डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन है उस पर उसको प्रैक्टिकली कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये देख लो। अब ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और आम तौर पे जो आपका इसमें दो लोग इन्वॉल्व है, एक है फीको, एक है एसेट मैनेजमेंट। तो फीको तो बनता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके ये डिपार्टमेंट से जनरल लेजर अकाउंट्स, पेपर अकाउंट, रिसीवेबल, और साथ ही में आपके आ जाती है कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग में क्या है आपका, आपके पास आ जाते हैं ये कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, ये दोनों मिलके फीको बनाते हैं। और एससीपी की जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग है उसमें जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इन्वॉल्व है, नंबर वन। लेकिन जब आप इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट देखते हैं वहाँ पे आपसे कंट्रोलिंग भी डिमांड किया जाता है। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको एक कंप्लीट उस चीज़ की समझ आ जाए कि भाई इंडस्ट्री का मैकेनिज्म के, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये पेप्सी हेल्थी बेवरेजेस, और यहाँ पे आपसे जो जॉब है असिस्टेंट मैनेजर एसएपी फीको, और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें आपसे क्या पूछा है, कॉन्फ़िगर एसएपी एस/4HANA फीको मॉड्यूल्स, एफआई एंड सीओ मॉड्यूल्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आपके इम्प्लीमेंट हैं जो डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपका जीएल है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सेंटर, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, और कॉर्पोरेट सेक्टर, सो ऑन। और यहाँ पे ये देख लें, एक्सपीरियंस आपसे ये पूछ रहे हैं, और जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन में आपसे पूछ रहे हैं एसएपी एस/4HANA सर्टिफाइड इन एफआई। ओके, एफआई की सर्टिफिकेशन है, लेकिन आपसे जो काम लिया जाएगा वो कंट्रोलिंग का भी लिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं एससीपी का जो ग्लोबल कंटेंट्स वो भी आपको एक ज़रा प्रेजेंट करता हूँ। ये एससीपी की लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस यहाँ पे आप देख लें।
ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये देखिए इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट क्या है। इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स में, इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपसे कंट्रोलिंग भी डिमांड किया जा रहा है। और ये है आपका एसपी ग्लोबल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन। और इसके आप टॉपिक्स देख लें, ये इसके टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल क्लोजिंग है, जनरल लेजर अकाउंट्स, पेएबल अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन, एंड देन ओवरव्यू एंड डिप्लॉयमेंट। ये इसके टॉपिक्स हैं एसपी ग्लोबल के। ओके। और जबकि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट में आपसे कंट्रोलिंग भी डिमांड की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ग्लोबल एससीपी का जो कंटेंट्स है उसमें कंट्रोलिंग ज़रा भी इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और इसको ज़रा देखें, क्या इसमें कंट्रोलिंग का कोई भी एलिमेंट मौजूद है, यस और नो, जल्दी से बताएं। अच्छा, ये जो अच्छा एक और चीज़ ये कि ये कहानी आपके जो ग्रुप है उसमें एक ग्रुप लीडर भी हमने एक अपॉइंट किया हुआ है। ग्रुप लीडर का काम ये होगा कि जो भी मैं आपसे सवाल किया करूँगा वो क्लास में भी नोट करें, और क्लास के बाद वो जो कोई लिस्ट ऑफ क्यूरीज होगी वो ग्रुप में भी शेयर करें। ओके। फिर तमाम मेंबर्स ने वन बाय वन उनका जो आंसर है वो प्रेजेंट करने। ओके। तो पहला आपसे ये सवाल है, क्या एससीपी के जो ऑफिशियल करिकुलम है एफआई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसमें कंट्रोलिंग का कोई इसमें एलिमेंट है या नहीं, यस और नो? सो ये तो बता दें काइंडली। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस रिक्वायरमेंट के अंदर जो कॉस्ट के आपसे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कूपा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इंटरनल ऑर्डर्स, क्या ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें है या नहीं? आई थिंक नहीं है, क्योंकि देखें इसके तो बहुत शॉर्ट से टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल क्लोजिंग है, जनरल लेजर है, अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन असाइनमेंट्स, प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। जबकि इसमें कोई भी कॉस्ट का कोई भी इसमें मॉड्यूल शामिल नहीं है। ओके। तो ये सवाल का मकसद ये था कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स और हैं, और एससीपी की जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है उसमें टॉपिक्स आपके लिमिटेड हैं। अच्छा, अब इस गैप को फिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अपना जो कंटेंट्स हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। मैं उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि उसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। अच्छा, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो कंटेंट्स हैं उसमें देखने सबसे पहले आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका आ जाता है एंटरप्राइज, जनरल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, बैंक, एसेट, टैक्सेशन हमने इसमें ऐड किया हुआ है स्पेशल, बस्टिंग, फाइनेंशियल जो आपकी वो है फिजिबिलिटी, ये हमने इसमें स्पेशल ऐड अप किया हुआ है। ये दो इसके स्पेशल टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट, ये आपकी फाइनेंशियल क्लोजिंग कहलाती है। सेकंड, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का भी आपका ये इसमें एलिमेंट, ये भी डिपार्टमेंट्स मौजूद है। कॉस्ट सेंटर का भी है, इंटरनल ऑर्डर का भी है, और एबीसी भी है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी है, कॉस्ट इवैल्यूएशन भी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये इंटीग्रेशन फेज। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस करना है, तो वो पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेगा एंड देन परचेज डिपार्टमेंट विल प्लेस परचेज ऑर्डर टू वेंडर। ओके। तो ये जब परचेज मैनेजर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी है परचेज ऑर्डर की, तो वो सिस्टमेटिकली भी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट की तमाम डॉक्यूमेंटेशन को सुपरवाइज करेगा और फिर उसकी वो अप्रूवल देगा। ओके, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फेज। और उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ एफआई टू एसटी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रोडक्शन। अच्छा, अब साथ में इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो लोग हैं उनका तो ये पार्ट होगा, ये दोनों पार्ट्स होंगे उसमें। ओके। तो इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होगी,
और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना भी सीखेंगे, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ सप्लाई चेन को भी अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? हरी अप। अब हम इन तमाम जो टॉपिक्स है इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली स्टार्ट करने हैं, और इसके लिए जो सिनेरियो है वो है हमारा वी हैव टू कॉन्फ़िगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? तो पहला जो मैकेनिज्म है वो है ईआरपी सिस्टम सर्वर। अब ये देखें जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें क्या है कि एक सर्वर सिस्टम है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो अटैच है सर्वर सिस्टम के साथ। तो जब तमाम डिपार्टमेंट्स अपना जो डेटा है वो सर्वर सिस्टम के साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद हर डिपार्टमेंट के पास तमाम डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, और वो इंफॉर्मेशन वो डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल। अब सेल्स डिपार्टमेंट के पास आता है क्लाइंट कुछ यूनिट्स को परचेज करने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट चेक करेगा वेयर हाउस में कि भाई वेयर हाउस में कितना हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अब सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट देखें, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज वेरी एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट। सेल्स डिपार्टमेंट को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि भाई हमारे वेयर हाउस में कितना स्टॉक मौजूद है, तो वो सर्वर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। हालांकि दोनों साथ हैं, लेकिन ये सेल्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट को कॉल करके भाई बताओ आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टमैटिक वे से सर्वर सिस्टम से चेक करेगा हाउ मच फिनिश गुड वी हैव राइट नाउ एंड हाउ मच वी कैन मैन्युफैक्चर टू फुलफिल आवर फुलफिल ऑर्डर ऑफ आवर क्लाइंट। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन की बारी आती है। प्रोडक्शन ने जितनी प्रोडक्शन करनी है वो सर्वर सिस्टम से देखेगा कि कितना सेल्स वॉल्यूम हमारे पास कितना सेल्स वॉल्यूम है, और कितने उस सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सेल्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल करके इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। वो कहाँ से लेगा? सर्वर सिस्टम से लेगा। अब परचेज है। अब परचेज ने भी रॉ मटेरियल परचेज करना है। ज़ाहिर सी बात है भाई, अगर प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? स्टोर से आएगा। अब स्टोर के पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? वेंडर से आएगा। अब वेंडर बहुत तो नहीं भेजेंगे ना आपको, रॉ मटेरियल सेंड कर देगा। वेंडर को परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वेंडर तब आपको जो रॉ मटेरियल है वो डिलीवर करेगा। तो हर डिपार्टमेंट जो है सिस्टमैटिक सिस्टम से पहले चेक करेगा भाई हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर डिपार्टमेंट अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ तक मैंने जितनी बातें एक्सप्लेन की है ना, ये हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों के लिए। ये देखें अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस, इन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, मजे की बात ये कि दोनों माशा से ये जस्ट लाइक किंग ये बैठे होते हैं, और इनका मतलब कि हुक्म चलता रहता है माशाल्लाह से। तो परचेज डिपार्टमेंट ने ट्रांजेक्शन करनी है, फाइनेंस से परमिशन लेगा। प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करनी है, फाइनेंस से अप्रूवल लेगा। स्टोर डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री को रिसीव करना है। ये बेचारा स्टोर डिपार्टमेंट बहुत सीधा साधा सा डिपार्टमेंट है। तो मतलब ये कि इसने ना किसी को ऑर्डर देना ना कुछ करना, बस इसने इन्वेंट्री रिसीव करनी है, फिर उस इन्वेंट्री को ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। फाइनेंस इसको भी सुपरवाइज करेगा। लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स में क्या भाई, आपने रॉ मटेरियल को कैरी करना है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है लाहौर में और जो वेंडर है वो है कराची में, तो आप कराची से रॉ मटेरियल को कैरी करना थ्रू ट्रक, थ्रू क्या उसे कहते हैं, ट्रेन, तो उसके लिए तो आपको लॉजिस्टिक चाहिए। तो अब लॉजिस्टिक में कितना एक्सपेंस आएगा, जो भी उसमें बिजनेस मैटर्स होंगे वो फाइनेंस की अप्रूवल के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल।
क्वालिटी कंट्रोल भी मतलब कि कौन सा आपने टूल यूज़ करने, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, कौन से जो पता है आपको जो आप ये जूस पीते होगे ना, जूस आज का जो मौसम है मशरूबात का, जूसेस का, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनके ऊपर ना, इनके बॉटल्स के ऊपर एक रैपर लगा होता है, रैपर के ऊपर ना वो बाकायदा आपकी वो स्टैंडर्ड, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की तरफ से बाकायदा पैरामीटर्स मेंशन किए जाते हैं। ओके, तो वो फिर इसकी इंस्पेक्शन करते हैं। एच आर में आपने ये देखना भाई कितनी प्रोडक्शन है, और सॉरी कितना सेल्स वॉल्यूम है, और सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक कितनी हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक आपने कितना मैन पावर को हायर करना है। तो जो भी मैन पावर को हायर करने हैं, उसमें भी फाइनेंस की जो सुपरविजन है वो भी इन्वॉल्व होगी। अच्छा, उसके बाद है आपकी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आम तौर पे आपको पता है कि जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में एससीपी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे उन तमाम एम्प्लॉयज़ को बाकायदा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी आ सकती हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस जो इन्हांसमेंट है उसकी स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद बैंक है, टैक्स है, ये भी फाइनेंस के साथ अटैच होते हैं। अब टैक्सेस की हम बात करते हैं, टैक्सेस में जीएसटी आते हैं, इनकम टैक्स आता है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि इस माह में गवर्नमेंट ने माशा से टैक्सेस में काफ़ी इजाफा कर दिया, तो वो भी फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में होगा कि भाई हम कितना जो टैक्स को कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होती है। अब आप देख लें, ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कोका कोला है, नेस्ले है, तमाम जो कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो एडवर्टीजमेंट के लिए भी ठीक ठाक आपका एक्सपेंस ये इसमें कंज्यूम होता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी फाइनेंस से अप्रूवल लेती हैं। ये साथ में छुप के बैठा हुआ है एडमिन। एडमिन का काम क्या होता है भाई, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया, जितने छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एडमिन जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये भी फाइनेंस की परमिशन के बिना अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सो ये एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को इंशाल्लाह हमने एससीपी के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है, और नेक्स्ट ये आपके ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शंस को हमने एससीपी के ऊपर परफॉर्म करना है। ओके, ये दूसरा पॉइंट हुआ क्लियर। पहला पॉइंट जो था आज के लेक्चर का जो पहला पॉइंट था वो ये था कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री आपसे क्या क्या चीज़ रिक्वायर कर रही है, और एससीपी के जो ग्लोबल कंटेंट्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। नंबर 2, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है एससीपी फीको, और उसके मुताबिक जो ईआरपी सिस्टम है, एक हमने ये ईआरपी सिस्टम, इसको पहले हमने कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद हमने ये जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको उसमें इम्प्लीमेंट करनी है। थीम इज क्लियर, लॉजिक इज क्लियर, प्लीज यस और नो। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर जो बजट होता है वो तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मुख्तस किया जाता है। वेरी गुड, ऐसा ही होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख लें कि आपने जो बात की कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। तो वो जो बजट है वो पहले बजट तो ये देखा जाता है कि कंपनी के सेल्स, देखिए कंपनी की जो सेल्स है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑर्डर बेस्ड सेल, एक होती है कंजम्पशन बेस्ड सेल्स। जैसे कि आप देख लें, पेप्सी देख लो, नेस्ले देख लो, कोका कोला देख लें, और पाकिस्तान टोबैको कंपनी देख लें, जो मल्टीनेशनल कंपनी से जो गवर्नमेंट साइड जो गवर्नमेंट कंपनी से सेक्टर से, वहाँ पे कंजम्पशन बेस आपकी सेल्स हो रही होती है। ओके, तो उनको मालूम होता है भाई ये हमारा माहाना टारगेट है, मंथली टारगेट है, हमने इतनी सेल्स लाजमी करनी है, और उस सेल्स के लिए हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन के लिए हमें इतना मैन पावर चाहिए, उस मैन पावर के लिए हमें इतना फंड चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जी बिल्कुल। उस पार्टिकुलर सेल्स वॉल्यूम के मुताबिक हर डिपार्टमेंट को एक स्पेसिफिक बजट वो मुख्तस करते हैं, हर डिपार्टमेंट को मुख्तस करते हैं। भाई प्रोडक्शन के लिए इतना बजट होगा, शॉप फ्लोर के लिए इतना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना होगा,
क्वालिटी कंट्रोल के लिए इतना होगा, परचेज के लिए इतना होगा, ऑपरेशन के लिए इतना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना होगा, प्रोजेक्ट के लिए इतना होगा, मार्केटिंग के लिए इतना होगा। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग बजट को मेंटेन किया जाता है। अच्छा, जब बजट को मेंटेन किया जाता है फिर बजट को एलोकेट किया जाता है, लेकिन एलोकेट का मतलब ये नहीं कि फंड्स आप उनके हैंड ओवर कर दें, ऐसा नहीं होता। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब कि फंड्स फाइनेंस के पास ही होते हैं, लेकिन जो आप उनको बताते हैं भाई, आप प्रोडक्शन को बोलते हैं भाई आपका जो मंथली बजट है वो है 60 मिलियन या 70 मिलियन, 80 मिलियन, 5 मिलियन मार्केटिंग को दे दिया और 10 मिलियन आप एचआर को दे दिया, तो 250 मिलियन आप परचेज को दे दें। तो हर डिपार्टमेंट के लिए जो बजट आप मेंटेन करते हैं उसको अपने पास रिटेन करते हैं। अच्छा, फिर जब बजट हमेशा मेंटेन किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ या ईयर, जो भी है, हमेशा साल के या महीने के शुरू में इसको आप प्रिपेयर करते हो। उसके बाद आपने बजट एलोकेट कर दिया, देन ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन जब आपके पास आती हैं, फाइनेंस के पास आती हैं अप्रूवल के लिए, तो फाइनेंस जो है उस बजट के मुताबिक उन ट्रांजैक्शन की अप्रूवल करते हैं, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, हर डिपार्टमेंट फाइनेंस की अप्रूवल के बाद अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करती है। फिर एट द एंड ऑफ मंथ हर डिपार्टमेंट जो है अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उसकी रिपोर्ट फाइनेंस को प्रेजेंट करती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है कि भाई महीने के शुरू में हमने इतना बजट इनके लिए मुख्तस किया था और ये महीने के दौरान इनकी इतनी इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई भी कर लें। अब ये नहीं कि मतलब कि प्रोडक्शन ने आपसे मतलब कि 70 मिलियन आपसे पैसे ले लिया, तो और 70 मिलियन आपने पैसा उसमें प्रोडक्शन को दे दिया, तो उस प्रोडक्शन उस 70 मिलियन के एवज आपकी सेल्स भी होनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब जैसे बात है भाई, आपने इतना पैसा सबको एलोकेट कर दिया, तो आपके कम से कम 500 मिलियन तो आना चाहिए ना, रेवेन्यू तो आना चाहिए, तभी आप हर डिपार्टमेंट को 50, 20, 30 जो भी है हाँ वो कर पाएंगे। ओके, अच्छा, फिर ये फाइनेंस का काम होता है कि महीने के आखिर में वो चेक करते हैं कि भाई हमने कितने एक्सपेंसेस कितने कितने डिपार्टमेंट को दिए, और बजट हमने क्या रखा था, एक्चुअल कितना यूटिलाइज हुआ, ये भी एक फैक्टर आता है। फाइनेंस वाले यहाँ पे मास्टर से मौजूद है, कॉस्ट वाले यहाँ पे मास्टर से मौजूद है, इनको पता होता है कि एक्चुअल जो आपकी आती है, एक्चुअल कॉस्टिंग आती है, एक्चुअल आपकी जो एलोकेशन आती है, तो वो भी आप देखते हैं। पास का तो ऐसा होता है कि बजट आपने लेट से कि आपने बजट मुख्तस किया था 450 मिलियन का तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तो एक्चुअल कितना हुआ 460 मिलियन। 10 मिलियन जो है वो आपका ओवर अप्लाइड होता है ना, वॉइस ओवर अप्लाइड यूज करते हो। अच्छा, फिर देखते हैं कि आपका रेवेन्यू कितने, रेवेन्यू आपने टारगेट बनाया हुआ है 500 मिलियन, तो ये भी आपने चेक करना है कि 500 मिलियन ही आपका एक्चुअल रेवेन्यू है, या उसमें कम या उसमें ज़्यादा आपका रेवेन्यू है। ओके, ये तमाम चीज़ें मतलब कि आपने SAP की जो ये सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके बॉयस, यहाँ तक क्लियर, 2 पॉइंट्स हो गए क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबने अपनी अपनी इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर देखें। ये जितने भी हमने बातें की हैं, ये जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, वो कहाँ पे यूटिलाइज होंगी, ऑर्गेनाइजेशन में। भाई आपकी कंपनी होगी तो कंपनी में डिपार्टमेंट्स होंगे, तो तब जाके ये बनेगी ना, आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऐसे ही है। सो वी हैव टू डिफाइन आवर कंपनी, हम ये कंपनी बनाएंगे, फिर डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम उसकी ट्रांजेक्शन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ये आपके सामने SAP का जो आ रही है आपके सामने स्क्रीन। अच्छा, इसमें जो सबसे टॉप बार है जिसमें मेनू है, एडिट है, फेवरेट्स है, एक्स्ट्रास हैं, सिस्टम है, ये आपकी स्टैंडर्ड बार आगे,
और ये आपके सामने जो बार है, कमांड बार, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं सर्च कमांड। और इसमें क्या होता है कि जो भी आपने एंट्रीज करनी हो उसके लिए आप टी कोड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि FB50, अब FB50 के आपने जनरल एंट्री पोस्ट करनी है, उसका प्रोफार्मा आप ओपन करते हो FB50 के जरिए। इन सबको हम कहते हैं टी कोड्स। टी कोड्स मीन ट्रांजेक्शन कोड्स। अच्छा, ये सेव का पोस्ट का ऑप्शन है, ये बैक ऑप्शन है, ये एग्जिट और ये कैंसिल, और ये आपका जाता है फर्स्ट पेज, ये आपका प्रीवियस, आपका ये आ जाता है नेक्स्ट, और ये लास्ट पेज, न्यू सेशन जस्ट लाइक दिस। और उसके अलावा ये आपका आ जाता है कस्टमाइजिंग, जिसमें आप अपने जो उसका लेआउट है आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये जितना भी आपके सामने परफॉर्म है, ये कंप्लीट परफॉर्म है। इसमें हम फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। फ्रंट एंड, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड यूजर। जितने भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे पोस्ट की जाती हैं। आपके बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। तो ये एक परफॉर्म है जिसमें आप एंट्री पोस्ट करते हो। ओके, तो इसी तरह का देखें यहाँ पे है कंपनी कोड। अच्छा, मुझे आप सब एक बात बताएं कि आपको पता है कि अच्छा, आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो? विदाउट ब्रांच कोड कोई ब्रांच ही नहीं होती सर। गुड। जिस तरह से तमाम बैंक्स जो हैं वो अपने हर जिस तरह से तमाम बैंक जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करते हैं, और हर बैंक के डिफरेंट जितने भी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांच का अपना अपना एक अलग यूनिक कोड होता है, ब्रांच कोड होता है। तो उस ब्रांच कोड का फ़ायदा क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगर किसी भी बैंक की सुपरविजन करनी है तो उस पार्टिकुलर ब्रांच कोड से उसकी सुपरविजन करता है, राइट। इसी तरीके से SAP जर्मनी, इसका अपना एक सर्वर सिस्टम जर्मनी में भी है। और जिस इंडस्ट्री में SAP को इम्प्लीमेंट किया गया है, उस इंडस्ट्री को SAP अपनी लैंग्वेज में क्लाइंट कहता है। ओके, जैसे पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले, फॉर्जी फर्टिलाइजर, आशा स्टील में जितने भी है, प्रॉक्टर एंड गैमल है, यूनिलीवर है, और बहुत से इदारे हैं जहाँ पे SAP को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये तमाम इदारे SAP के क्लाइंट्स कहलाते हैं, और SAP हर क्लाइंट का एक अलग अलग जो डाटा है वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि SAP ने पेप्सी में SAP को इम्प्लीमेंट किया, तो क्या होगा, SAP का जो अपना सर्वर है उसमें पेप्सी का जो नेम है वो एंटर करेगा, उसका कोड एंटर करेगा, ताकि SAP सर्वर के पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट का जो डाटा है वो प्रॉपर वो उसमें सेव होता जाए। और अगर कोई ट्रबल भी आती है तो SAP उस क्लाइंट कोड के ज़रिए उन कंपनीज का जो डाटा है उसको एडजस्ट कर सके। ओके, तो आज इंशाल्लाह हम वही क्लाइंट के कंपनी कोड हम क्रिएट करेंगे। पाथ प्लीज नोट कीजिए, SPRO ये एक की कोड है जो कि आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन एरिया है वहाँ पे लेके जाते हैं। कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। You can see this is SAP customizing implementation guide। इसमें क्या होता है, देखें यहाँ पे आपने एक एंट्री पोस्ट करनी है, लेट्स से FB50 बाजा खान, ये कौन है, बताएं कौन है। चलिए हम IB01 इन्वेस्टमेंट एंट्री। अच्छा, आप जब एंट्री पोस्ट करते हो तो आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ऐसे पोस्ट करते हो एंट्री।
बॉयज अब यहाँ पे मैंने जस्ट पुट 100 कोड D फॉर डेबिट एंड 45 4.5 मिलियन अमाउंट अमाउंट पुट कर दी। देखिए बैंक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, मैंने बैंक यहाँ पे नहीं लिखा। अब इसी तरीके से यहाँ पे आपने लिखा 200 और देखिए ये 200 है ना, आई जस्ट प्रेस टैब की, ज़रा प्लीज़ फिर देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको ये कोड दी है 200, देन आई प्रेस टैब की जो है ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट में चला जाएगा। यहाँ पे आपने क्रेडिट लिख दिया स्ट्राइक की, तो देखें कैपिटल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये देख लें। तो ये आपकी यहाँ से आपकी क्या होती है, आपकी एंट्री पोस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ये देखें कि मैंने जस्ट क्या दिया डिस्प्ले, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या दिया बैंक सॉरी 100 और 200 ये मैंने कोड जमा पुट किए, बाकी बैंक ऑटोमेटिक है, कैपिटल ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये आपकी जनरल एंट्री पोस्ट हो गई। चलिए अब ये बैंक और कैपिटल ये कैसे ऑटोमेटिकली आए, और ये डॉक्यूमेंट नंबर 7 कहाँ से आ गया, ये फिजिकल ईयर कहाँ से आई, ये IB01 कहाँ से आया, और सिस्टम ने कैसे ये पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट को ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट इसको डिफाइन किया। ये तमाम चीज़ें आपकी बैक एंड के ऊपर डिफाइन की जाती हैं। ओके यहाँ पे आपकी जो बेसिक सेटिंग है, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं, वो डिफाइन होंगे तो आपकी एंट्री पोस्ट होगी। अच्छा तो यहाँ पे आप आते हैं, इसको हम कहते हैं SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड, और इसमें सबसे पहले आप आएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के दो ऑप्शन हैं, डेफिनेशन और असाइनमेंट। डेफिनेशन का मतलब ये होता है डिफाइन करना। अच्छा डिफाइन में हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप आ जाते हो डिफाइन कंपनी और डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अच्छा ये छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी कंपनी से 100 क्लाइंट्स के वो उनका डेटा यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे नई कंपनी बनाएंगे अपनी। ओके बॉयज प्लीज टेल मी विच कंपनी वी हैव टू डिफाइन, कौन सी कंपनियां बनाना चाहते हैं या कौन सी किस सेक्टर की बनाना चाहते हैं। आई सजेस्ट के बेवरेज सेक्टर की हम बना लें, क्योंकि बेवरेज सेक्टर में आपके जूसेस भी हैं, वाटर भी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तमाम चीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। और मज़े की बात कि ये जो प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ओके तो कोई अच्छा सा नाम बताएं। अच्छा ये तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के तौर पे एक कंपनी को डिफाइन कर रहा हूँ, आप सब ने अपनी अपनी कंपनी को डिफाइन कर लें। ओके ये बताएं कौन सी कंपनी बनाई, हरी अप। ओके इस्लामाबाद बेवरेजेस लेते हैं। हाँ इस्लामाबाद बिल्कुल। अच्छा मैं लेता हूँ पाक बेवरेजेस PD01। अच्छा ये P कहाँ से आ गया, B कहाँ से आ गया, तो पाक बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये जो P है ना, ये पाक का फर्स्ट अल्फाबेट है, ये B बेवरेजेस का फर्स्ट अल्फाबेट है। 01 आप मतलब कि आपकी फर्स्ट कंपनी, तो 01 आपने ये दे दिया। ओके अच्छा आप एड्रेस कैसे लिखना चाहते हैं, स्ट्रीट पहले यहाँ पे हाउस नंबर 1 स्ट्रीट ब्लॉक A स्ट्रीट 2। ओके ये प्रॉपर एक मेथड है कि आप एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि पाकिस्तान में मास्टर से एड्रेस क्या है भाई, गली नंबर ये मेंशन कर दिया, मोहल्ला मेंशन कर दिया। नो यू हैव टू मेंशन, सबसे पहले आप हाउस नंबर दें, देन ब्लॉक दें, देन स्ट्रीट, देन टाउन। PO बॉक्स 45 54 100 पोस्टल कोड 56,000। PO बॉक्स हमेशा 4 डिजिट्स का होगा, पोस्टल कोड हमेशा आपका 5 डिजिट्स का होगा। सिटी आप इस्लामाबाद लिखते हैं, कंट्री PK, और लैंग्वेज की ये करेंसी PKR। ये डाटा पुट करने के बाद आप एंटर कर दो, और ये है सेव का ऑप्शन, सेव, और उसके बाद
यहाँ पे आप उसको एंटर कर दें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप सब ने अपनी अपनी कंपनी को डिफाइन करना है और यहाँ पे पाक के बजाय अपना नाम लिखेंगे। ओके, जैसे कि अहमद बेवरेजेस और समी बेवरेजेस, फरुख बेवरेजेस। अच्छा, यहाँ पे नाम लिखे ना, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, पी के बजाय आपका जो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उससे ये होगा कि आपके जो जितने भी आप सब मेंबर्स हैं उन सब का जो डेटा है उसमें जो इश्यूज आते हैं, जो एरर्स आते हैं, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा उनको इजीली रेक्टिफाई करना, उनको इजीली सॉर्ट करके सॉल्व करना। ओके, डायरी पे या एक्सेल पे आप नोट्स बनाइएगा कि हमने क्या क्या काम किया, और मैं आपको नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। अब आई वांट टू शो वन थिंग मोर, all members you have to make notes just like this। SAP ERP configurations, उसमें पहला टॉपिक क्या था, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसमें आपने क्या मेंशन किया, डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने क्या किया, SPRO। फिर उसके बाद आपने रेफरेंस, SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्लिक किया। देन आपने क्लिक किया एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे, देन डेफिनेशन पे, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डिफाइन कंपनी, देन न्यू एंट्री, देन गिव कंपनी कोड। ओके, अच्छा, तो इस तरह के आप सबने नोट्स बनाने हैं ताकि आपके पास एक एक चीज मौजूद हो। नाउ कम टू डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का मतलब यह है कि भाई आपकी जो सेल्स होंगी वो आपने किस करेंसी में वो करनी है, आपकी होम करेंसी है या किस करेंसी में करनी। न्यू एंट्री, अच्छा, PCCA। अब ये क्या भाई, P फॉर पार्क, C फॉर क्रेडिट, दिस C फ्रॉम कंट्रोल एंड दिस A फ्रॉम एरिया। ओके, इस तरह से आपने कोर्स को मेंशन करना है, ठीक है। और एंटर एंड सेव कर दें। वॉइस, जो भी आप लोगों ने नोट्स सॉरी जो भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी आपने कोड्स देने हैं, काइंडली उन कोड्स को आपने प्रॉपर नोट भी करना है। ओके, डिफाइन, और यहाँ पे लिख दें आपकी है पार्क बेवरेजेस। अच्छा, एंटर कर सेव। नाउ कम बैक, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड डेटा। जो कंपनी के फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें एडअप करेंगे। एडिट कंपनी कोड डेटा, कंपनी के जो स्ट्रीट है, कंपनी के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी के, वो आप इसमें अपडेट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ ये कि आपके चूँकि स्टार्टिंग में ना इस तरह का आपको एरर आएगा, तो आपने क्या काम करना है, ये नोट करना है क्या एरर कह रहा है, न्यू कोई 152, इसको आप नो कर दें और यहाँ पे आ जाए न्यू स्क्रीन, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है SM12। इसको डिलीट कर दो, कम क्लिक टू सर्च, और जितने भी आइडियाज हैं जो ब्लॉक हैं उन सबको सिलेक्ट करने के बाद वन बाय वन उनको डिलीट कर दें। देखिए उन सबको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दो।
तो इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं। पहला ये पॉइंट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 2 आईडीज हैं जो ब्लॉक हैं, आपने इन सबको सिलेक्ट और डिलीट कर दो। नाउ कम टू दिस न्यू एंट्री और पी के 01, सॉरी पी के नहीं, PB01, PB01 beverages. Limited, can speak here, language EN. Enter and save. New performer will be open. यहाँ पे आप दें टाइटल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, सर्च टर्म मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या है, देखें जब आप लेट्स से कि आप अपना जो कंपनी नेम है वो भूल जाते हैं, तो आपने अपनी कंपनी को फाइंड आउट करना है, तो सर्च टर्म में आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी कंपनीज होंगी उसमें आपकी कंपनी भी लिस्टेड होगी। हाउस नंबर 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 2, ब्लॉक A, पोस्टल कोड 54, सॉरी 4000, नंबर लिख दें कंट्री PK, PO बॉक्स 5400, 54,000, टेलीफोन आप दे दें 051 1234567। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड ईमेल, और ईमेल क्या है आपकी info@pb.com। एंटर एंड सेव कर दो। So we have configured define company, define credit control area, and edit, copy, delete, check company code। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जितने भी इसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसको हम वन बाय वन डिफाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो आप लोग आज का जो लेक्चर है इसको प्रॉपर सुनने के बाद इसके नोट्स बना लें, और जो प्रीवियस आपको अपने लेक्चर दिया था ओरिएंटेशन का उसके भी नोट्स बनाएं। और जो प्लानिंग ये है कि 3 डेज पर जो है 3 डेज पर वीक एंड 1 डे आपकी फिजिकल आपकी वर्क करेगी इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो आप डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़। ओके, थैंक यू।